Good morning. Today, chapter number 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी विल डिस्कस. ओके, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है और किस जगह पर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है. ओके, और कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी देखेंगे जो ब्रिटिश टाइमिंग में आपका मतलब इस्टेब्लिश की गई थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुराने टाइम में जो है. ओके, 16, 17, 18 सेंचुरी थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, द प्रोसेस इन विच मैन कैन बी चेंज द नेचुरल रिसोर्स इनटू द यूजेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजेबल कंडीशन में, मतलब ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, ओके, इकोनॉमिकली कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कल्चरली कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर देता है. ओके, जैसे हमने वीट का प्रोडक्शन किया यानी कि हमने एग्रीकल्चर किया वीट. तो वीट क्या है? एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है, पेड़ उग रहा है, पेड़ से वीट नहीं मिल रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रीज़ में हम ब्रेड बनाते हैं. ओके, या मैन्युफैक्चर करके उसको पीस करके, बारीक पीस करके आटा बना दिया जाता है. तो वो क्या है? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री. कौन करता है? मैन्युफैक्चर. यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उनको क्या करता है? चेंज करता है यूजेबल या वैल्यूएबल कंडीशंस में. ओके, इन इंडिया the industrial tradition are found since Indus Valley civilization. At that time, India used to prepare cotton textile, clay utensils, bronze items, and beads. Up, up to 18th century, India was ahead in the shipbuilding industries. India was also ahead in handicraft and in a cottage industry. There was a heavy demand of Indian cotton clothes, Muslim clothes, metal utensil एंड ऑर्नामेंट्स. इट मीन्स जो ब्रिटिश के टाइम में यानी कि 18 सेंचुरी में जो है, मैंने आपको बताया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडिया में जो है कॉटन का रॉ मटेरियल यूज़ करके और ब्रिटिश कंपनी जो है अपनी कंट्रीज़ में उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके और इंडिया में आकर के उनको सेल्स करती थी. ओके, और यहाँ पे जो है उन चीज़ों की जो है इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी. तो उन चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, मतलब डिमोटेड हो रहे थे, यानी कि उनको दबाया जा रहा था उनका जो प्रोडक्शन है. क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो क्या कर रही थी, यहाँ के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके ब्रिटिश में ले जा करके, यानी कि ब्रिटेन में ले जा करके उनको मैन्युफैक्चर करके और सस्ते दामों में इंडिया में बेचती थी. जिससे कि जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी, ख़त्म होती जा रही थी. ओके, इस तरीके से जो है एक हिस्ट्री थी. तो मतलब धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रीज़ का उस इन चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया. क्योंकि कॉटन का या कॉटन क्लोथ्स का, मुस्लिम क्लोथ्स का, इनकी जो डिमांड जो थी ज़्यादा होने लगी. इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था. जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी. ओके, छोटी छोटी इंडस्ट्री, इनको कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो हैं. With the beginning of Industrial Revolution in England, the Britishers used to take away raw material, especially raw cotton. They used to follow the policies of selling the goods manufactured in England at the higher prices in India, so the Indian markets would collapse. This damaged the textile industry and the Indian craftsmen of Indian हेवली. इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि वही सारा चीज़ जो पॉलिसीज़ उनकी इस तरीके की होती थी कि जो रॉ मटेरियल को अपने कंट्री में क्या करते थे, वो ले जाते थे इंग्लैंड में और उनको इस तरीके से, मतलब जो वहाँ पे इंग्लैंड में, मतलब यूरोपियन कंट्री में जो है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो इसी बेस्ड रेवोल्यूशन था. ओके, नाउ इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज़ का? टुडे द
existence of the nation depend only on the development of industrial economic development. Without the industrial progress will be the impossible. मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बिना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी, यानी कि इंडिया का, यानी कि या नेशन का, किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड किसके ऊपर है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. ओके, दोज कंट्रीज़ which have developed more industrially have the standard their economy equally. Countries like a United States of America, Russia, Japan, South Korea are proposers prosperous not proposers prosperous and developed nations on the basis of their industrial development. Those countries where industries are either not developed or less or are less developed are not capable to the harnesses the natural resources as an industrial raw material. They have to sell their natural resources at a cheaper prices and purchase the things made of the same raw material from the foreigners at a higher prices. Manufacturing industries contribute about 29% of the nation production of India. It means जो इंडस्ट्रियल की बात करें इंडिया में तो 29% जो है प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है 29% है. और बिना इंडस्ट्रीज़ के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल होता है. ओके, विदाउट इंडस्ट्रीज़ के, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं. विदाउट प्रोडक्शन के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होना या किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल होता है. तो जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्री मानी जाती है. पैसे के मामले में, हर चीज़ के मामले में सब कंट्रियों से आगे. तो वहाँ पे इसका रीज़न यही है कि क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं. रशिया की बात करें, जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है. ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रॉक द बैकबोन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग slaver period. Industrial with the modern method could not be started in the India. In 1853, the first industrial complex of a iron furnace based on the charcoals was founded, but it failed. It failed. First successful attempt was made in 1854 cotton textile industry. Thereafter, a jute mill was established in 1855 at a Raisra near Kolkata. In 1874, a factory was founded at a Kulti for making iron ore, which was closed after few years. It was a restarted in 1881. In 1907, a new dimension was provided with the founding of Tata Iron and Steel Industry या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर. तो ऐसी अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बैकबोन जिसको बोल सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ है. और कुछ ऐसी बहुत सारी अगर स्टार्टिंग में देखें तो 1857 में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया गया था. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1854 में. ओके, देन कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था. तो ऐसी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया. जैसे जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, इस्टेब्लिश किया 1907 में, जिसको टिस्को बोला जाता है. क्या बोला जाता है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर. तो इसको टिस्को बोला जाता है, जो कि आज के टाइम में झारखंड में है. ओके, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में. तो ये इस तरीके से जो है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे. पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली जो इंडस्ट्री थी वो सक्सेसफुल हुई, फिर नेक्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, वो सक्सेसफुल हुई. तो धीरे धीरे इस तरीके से जो है इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, यानी कि की गई थी. और आज की कंडीशन में अब देखें तो इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हैं. ओके,
तो नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर ऑनरशिप एंड द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ए स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की डिवाइडेड या क्लासिफिकेशन की, तो किस बेसिस पे? ह्यूमन लेबर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, ओनरशिप बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो इन्होंने ह्यूमन लेबर के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ का डिवाइडेड किया है, उनको डिवाइड किया है, वो टू बेसिस पे डिवाइड, यानी कि टू टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो दी those industries which are more employment in available and known as the large scale industry. Example, cotton textile industry. When an industry is under the direction of an individual ownership and the number of the labor is also less, it is called small scale industry. For example, sugar इंडस्ट्री, इट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा हो। ओके, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो एबिलिटी है वो कैसी है? ज़्यादा, मोर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उस, तो वो कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बोला जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो वो कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जैसे जो लेबर हैं, नंबर ऑफ़ लेबर वो क्या है? कम हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में द नंबर ऑफ़ लेबर हैं ज़्यादा हों, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जिसमें नंबर ऑफ़ लेबर कम होते हैं उनको लेस, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री जो है, ओके, जो क्या खंडसरी में है, कौन सी? शुगर इंडस्ट्री। बिसाइड दीज इंडस्ट्रीज कैन बी द क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट, पब्लिक एंड collaborate collaborative and cooperative groups. So the industries can be classified in many way on the basis of the source of raw material. The industries can be classified into agro based and industries and mineral based industries. यानी कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो लेबर, मतलब ह्यूमन लेबर जो है उसके बेसिस पे क्लासिफाइड की गई थी, टू बेसिस, यानी कि जिसमें ज़्यादा लेबर्स हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जिसमें कम लेबर्स हैं यानी कि नंबर ऑफ़ लेबर्स कम है उनको क्या बोला? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हम बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस। तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, यानी कि 4 ग्रुप्स में। ओके, यानी कि 4 क्लासिफिकेशन किए गए। एंड अगर वही हम बात करें किसकी? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की जो है क्लासिफाइड किया गया है, इसको 2 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ओके, तो 2 तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जिन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, जूट इंडस्ट्रीज़ है, सिल्क वुलन इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एटसेट्रा आर द इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं? जो कि एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं ये। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी कि हम इंडस्ट्रीज़ को डिटेल से देखेंगे। जैसे हमने देखा कि ये एग्जांपल्स हैं एक तरीके से, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, अब पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है। नाउ गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दिस इंडस्ट्री provides employment to above 3.5 crore people. Textile industry is the industry which provides maximum employment in the country. India holds second rank after China in the export of cotton textile. It is the main industry from production and the employment point of view. It means जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो चाइना के बाद अपना इंडिया का रैंक आता है।
और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि एम्प्लॉई है वो 3.5 करोड़ पीपल्स जो है एम्प्लॉई हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर। ओके, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये इंडस्ट्री। ओके, और प्रोडक्शन भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोडक्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, और इंडियन इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने में भी या डेवलप करने में भी बहुत हेल्पफुल रखता है। फर्स्ट कॉटन माइल वॉज इस्टेब्लिश इन द मुंबई, देयर आफ्टर Sahapur mill and Kaliko mill were established in Ahmedabad in Gujarat. In the initial years, the cotton textile mills were established in the Mumbai and Ahmedabad. Their mills were established due to the cheap cotton, ability of labor, transportation facility, ports for export, and the favorable market. Today, cotton textile mills are located in the about 100 cities of the country. Main traditional and important center at the present are Mumbai, Ahmedabad, भिवंडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन। तो जो कॉटन टेक्सटाइल की बात की है तो फर्स्ट माइल कॉटन टेक्सटाइल जो है कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? मुंबई में। ओके, जो शाहपुर माइल और एंड कालिको माइल। ओके, जो कि अहमदाबाद में, गुजरात में। तो जो है फर्स्ट कॉटन मिल जो इस्टेब्लिश की गई थी मुंबई में की गई थी, और उसके बाद जो अहमदाबाद और गुजरात के अहमदाबाद में भी इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये दो सिटी यानी कि दो जो सिटी ऐसी थी जहाँ पे इनके आसपास जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। उसका रीज़न ये था कि इन जगह ये प्लेसेस, इनका रीज़न ये था कि प्लेसेस पर जो इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, उसका रीज़न कि यहाँ से जो है एक पोर्ट पास में थे जिनको इजीली यहाँ से क्या किया एक्सपोर्ट किया जा सकता था। मार्केट भी फेवरेबल मार्केट था वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी और लेबर की एबिलिटी भी थी, और साथ साथ में सस्ता कॉटन भी मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन दो सिटीज़ में जो है माइल को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया में 100 सिटीज़ में जो है कंट्री के अंदर 100 सिटी में कॉटन टेक्सटाइल माइल्स देखने को मिलती हैं। ओके, और जो अगर इम्पोर्टेंट सेंटर्स की अगर बात करते हैं इंडिया में आज के टाइम में, तो मुंबई में आप देखेंगे, अहमदाबाद में भी, सोलापुर में भी, कोल्हापुर में भी, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तो इन जगहों पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं देखने को मिलती हैं। देयर आर मोर माइल्स इन द मुंबई इन महाराष्ट्र, हेंस इट इज़ ऑल्सो द कॉल्ड द कॉटन पोलिस ऑफ इन इंडिया। द industry is also the established at the Pune, Kolhapur, Aurangabad, Jalgaon cities in the Gujarat, Ahmedabad in called the Manchester of the East or Denim City of India. Besides cities like Vadodara, Kalol, Bharuch, Surat, Porbandar, Bhamnagar, Rajkot, etc. are also includes Coimbatore is the main center of the Tamil Nadu. Chennai and the Madurai cities are also the includes. Main center in the Uttar Pradesh are Kanpur, Etawah, Agra, Lucknow, etc. Indore, Gwalior, Ujjain and Devas are main center of this industry in Madhya Pradesh. In West Bengal, Kolkata, Havra, Murshidabad are major center. Cotton textile industry was set up also in the Rajasthan, Punjab and Haryana. Extensive market center, transportation, bank and electricity have the contribute considerably is decentralization of this industry। यानी कि ये कुछ जो आज अगर हम बात करें इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो इस्टेब्लिश की गई हैं इंडिया में, तो किन किन जगहों पे, जैसे हम गुजरात में बात करें तो गुजरात में आपका देखेंगे कौन कौन से, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर। तो ये सिटीज़ हैं गुजरात की। लेकिन जो अहमदाबाद है उसको हम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ओके, इजंट इट। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है वो मेन सेंटर है तमिलनाडु का।
चेन्नई भी है, मदुरई चेन्नई भी है, बट कोयम्बटूर जो है मेन सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। ओके, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो कानपुर में, इटावा, आगरा, लखनऊ, ये जो हैं इन जगहों पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। और हम वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। ओके, तो ये मेन सेंटर हैं किसके, वेस्ट बंगाल के। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उज्जैन, देवास, ग्वालियर, इंदौर, ये इंडस्ट्रीज सेंटर कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे जगह हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन जगहों पे भी जो है मार्केट सेंटर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे भी इन चीज़ों की एबिलिटी है और इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ओके, तो नाउ टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग a taut competition due to the factors like inadequate supply of the vast variety of cotton, use of old machinery, irregular electricity supply, competition from artificial fiber clothes in the market, and keep competition in a global market. India exports cotton textile clothes to Russia, United Kingdom, United States of America, Sudan, Nepal, Australia, फ्रांस एंड साउथ अमेरिका कंट्रीज। तो अगर हम आज के टाइम की अगर बात करते हैं, जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो क्या है, वैरायटी ऑफ कॉटन। मतलब भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आने लगी कॉटन्स की। ओके, और जो है इंडिया में हम देखेंगे तो पुरानी मशीनरीज़ का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अगर हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज़ की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो आज के टाइम में हम देखते हैं जो फेस कर रहे हैं कंपटीशन में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अदर कंट्रीज़ में अच्छी अच्छी मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में अच्छी सी मशीनरीज़ का यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा कॉटन का यूज़ हो रहा है, अच्छी वैरायटी का कॉटन का यूज़ होता है और किसी जगह पर नहीं होता है ना। मार्केट में आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो इसीलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ और सस्ती से सस्ती चीज़, यानी कि चीप चीज़ और अच्छी वैरायटी वाली हो, तो उसकी लोग जो डिमांड ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज़ को करता है, क्लोथ्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड ये जो कंट्रीज़ हैं इनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ओके, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Jute is the second rank major industry of India. India holds first place in the production of the jute and goods made from jute. India is it at a second place after Bangladesh is the export of the jute of the total jute production of the country. West Bengal produce about the 80%, Andhra Pradesh about 10%, and the rest is the produce by Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam, and Tripura. Much water is needed to the purify jutes, so most the miles are located on the bank of Hooghly rivers. This is the country. Uh, This industry is concentrated in a West Bengal due to the cheap labor force, bank, and the insurance coverage and port of for export facility etc. जो जूट है इसके लिए क्या है, मोस्टली ये जूट इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस्टेब्लिश की गई हैं, वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो हैं वाटर के पास में, जहाँ पर ज़्यादा पानी की एबिलिटी होती है उस जगह पे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश की। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल हुगली रिवर है, हुगली रिवर के आसपास जो है जूट इंडस्ट्रीज़, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको इस्टेब्लिश किया गया है। बिकॉज ऑफ वहाँ से जो है जो एक्सपोर्ट करने में ईजी होता है, पोर्ट है पास में। ओके, तो ऐसी लोकेशन है जहाँ से इजीली उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द अगर प्रोडक्शन की बात तो 80% प्रोडक्शन जो है 80% प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करता है और 10% प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश करता है, और बचा हुआ जो प्रोडक्शन होता है अदर स्टेट्स करते हैं, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ। तो ये अदर स्टेट्स इन प्रोडक्शन करते हैं। ओके, इज़ दिस क्लियर? क्योंकि हमारा जो कंट्री है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सेकंड रैंक पे है
बांग्लादेश के बाद जो है इंडिया आता है। बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट करने में जूट में सबसे आगे है, isn't it? Now today the demand for jute has decreased because of other options in a packing material for the goods. Jute industry is facing such as a problem like a more cost of the production and decreasing demand of jute in the international market. जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है मेनली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो क्या है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है और उसकी डिमांड क्या है, कम है इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, इज़ दिस क्लियर? मतलब इट मीन्स जिस चीज़ की अगर डिमांड नहीं होगी मार्केट में, जिस चीज़ लोग परचेज़ नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रीज जो है उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। भाई पर्सन जो है जिसके यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसी का किया जाता है जो मार्केट प्लेसेस पे डिमांड जिस गुड्स की ज़्यादा हो। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जूट से बने प्रोडक्ट जो होते हैं, गुड्स जो होती है, उनकी अगर डिमांड मार्केट प्लेसेस में नहीं होगी तो उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज नहीं करती। ओके, इज़ दिस क्लियर? तो ये थोड़ा सा ये रहता है, यानी कि हम थोड़ा सा इसमें अगर हम एक लॉजिक लगाएं कि जिस जगह पे डिमांड ज़्यादा होती है उस जगह सप्लाई भी ज़्यादा होती है, और जिस जगह पर डिमांड कम होती है वहाँ सप्लाई कम होती है। तो यानी कि जो इनका रिलेशन है डिमांड और सप्लाई का, वो दोनों का कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, अगर हम बात करते हैं प्राइसेस और डिमांड की, तो जिस जगह पे प्राइस ज़्यादा होती है उस जगह पे डिमांड कम होती है, और जिस जगह पे प्राइस कम होती है वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 5 रुपीज़ का पेन है, ओके, तो अगर मान लें 5 रुपीज़ का पेन अगर 100 रुपीज़ में अगर कर दिया जाए तो लोग परचेज़ उसको कम करेंगे। इट मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा, इसकी डिमांड कम करेंगे। अगर वही पेन 10 रुपये का पेन, या सॉरी 5 रुपये का पेन अगर वही 1 रुपये में मिलने लगे तो लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि सस्ती चीज़ की लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। ओके, तो इनमें जो है अपोजिट रिलेशन होता है और उनमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, यानी कि डिमांड सप्लाई का जो रिलेशन है, यानी कि जिस जगह पर डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जिस जगह डिमांड कम होगी वहाँ सप्लाई कम होगी। और जिस जगह पे डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि इनका जो प्राइस से अगर रिलेशन देखें तो जिस जगह पे प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। ओके, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, जो इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।